उसके बाद 20-20 मिलियन डॉलर्स का फाइन एलोन मस्क और टेस्ला दोनों को भरना पड़ता है। और इसके बाद अमेरिका का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ये हरकत में आता है। एलोन मस्क को रातों रात अपनी टेस्ला की चेयरमैन पोजीशन छोड़नी पड़ती है। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि मैं इस पूरी वीडियो में ट्विटर नाम ही इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो इस सब की शुरुआत होती है ऑडियो से, जो कि एक पॉडकास्टिंग कंपनी थी। इसे नोह ग्लास, एवन विलियम्स और बिज स्टोन इन तीनों ने 2004 में को-फाउंड किया था। और इनका ये बिजनेस शुरू ही हुआ था कि एक दिन जून 2005 में एप्पल ने अनाउंस किया कि अब से आईट्यून्स में पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म होगा। तो मतलब अब किसी को ऑडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिससे इनका बिजनेस मॉडल खतरे में आ गया। इसलिए इनकी टीम ने कुछ नए आइडियाज पे सोचना शुरू किया। ये आइडियाज के लिए सेशन रखते और उसमें किसी को कुछ सही लगता तो वो बताता। ऐसे ही एक दिन सेशन के दौरान जैक डॉर्सी, जो कि ऑडियो में एक एम्प्लॉय थे, उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां लोग छोटे छोटे स्टेटस अपडेट्स अपने स्मॉल ग्रुप्स और फ्रेंड्स को भेज सकें, जिसमें लोग माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकें और अपने थॉट्स और आइडियाज को लिखकर रियल टाइम में लोगों को बता सकें। इसमें बाकियों ने भी सहमति दी कि हाँ चलो इसे ट्राई करते हैं। उसके बाद 21 मार्च तक इसका एक प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है और 15 जुलाई 2006 को ट्विटर को पब्लिकली लॉन्च कर दिया जाता है। और अब ट्विटर के 4 को फाउंडर्स हो जाते हैं। बेसिकली जो पहले 3 थे उनमें एक जैक डॉर्सी का नाम भी ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने इस आइडिया को प्रपोज किया था। अब लॉन्च के कुछ समय तक तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन बाद में अप्रैल 2007 से अक्टूबर 2008 के बीच में इनका यूज़र बेस तेज़ी से बढ़ता है और जैक डॉर्सी अपना काम बखूबी जानते थे कि उन्हें आगे क्या करना है। इसी दौरान कंपनी ने 2 फंडिंग राउंड्स भी कंप्लीट किए थे और ये जो आप आज हैशटैग का यूज़ करते हो, इसे भी कंपनी ने उसी टाइम पर ऐड किया था। अब ये कंपनी तो चल रही थी लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं थी और बार बार इसे इन्वेस्टर्स से फंडिंग उठानी पड़ती थी। तो ये बार बार फंडिंग लेते हैं और कंपनी चलाते हैं। तो ये सब चलता रहता है। उसके बाद आता है 7 नवंबर 2013, जब कंपनी अपना IPO निकालती है, जिसमें कंपनी $14.2 बिलियन की वैल्यूएशन पर $26 पर शेयर के हिसाब से लिस्ट करती है और अपने स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के पहले दिन ही इसका प्राइस 73% चढ़कर $44.9 पर बंद होता है, जिससे एक ही दिन में कंपनी की वैल्यूएशन $31 बिलियन तक पहुंच जाती है, जो कि बाद में गिरती भी है। अब फास्ट फॉरवर्ड करें तो अप्रैल 2022 में एलोन मस्क ट्विटर को खरीदने का प्रपोजल रखते हैं और प्राइस डिसाइड करते हैं $44 बिलियन और 27 अक्टूबर 2022 को ये डील भी हो जाती है। फिर जुलाई 2023 में चल के वो ट्विटर को रीब्रांड करके X बना देते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि एलोन मस्क ट्विटर को खरीदने में इतने इंटरेस्टेड क्यों थे? तो इस पर एलोन मस्क का कहना था कि उन्होंने ट्विटर को इसलिए खरीदा है क्योंकि वो 2018 से ही एक ऐसी ऐप बनाना चाहते थे जिस पर यूजर को सारी फैसिलिटीज मिले, जिसमें वो चैट, ट्रांजैक्शंस और भी बाकी सारे काम कर सकें। उनका ट्विटर को खरीदने का मेन रीजन था कि वो ट्विटर को एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे, जिस पर यूजर बिना किसी रोक टोक के अपनी बात रख सके और उसकी आवाज को दबाया ना जाए। सही है ना? लेकिन ये रीज़न तो एलोन मस्क ने बताया, एक्चुअल रीज़न इससे कहीं ज़्यादा ही था। देखिए, आज एलोन मस्क दुनिया के उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जिनका इन्फ्लुएंशियल पावर बहुत ही ज़्यादा है और ये इस बात को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। आज एलोन मस्क के ट्विटर पर 187 मिलियन फॉलोअर्स हैं और जब उन्होंने इसे बाय किया था तब 110 मिलियन फॉलोअर्स थे, जिससे उन्होंने क्रिप्टो मार्केट्स, उनके खुद के टेस्ला के शेयर्स और भी अलग अलग कॉइन्स के प्राइजेस को मैनिपुलेट किया था। एक एक करके सारी चीज़ों पर आते हैं। तो सबसे पहले बिटकॉइन। ज़रा इस चार्ट को देखो, ये ब्लैक वाले डॉट्स एलोन मस्क के ट्वीट्स हैं। इसमें ध्यान से देखो, जब जब एलोन मस्क ने बिटकॉइन के बारे में कुछ पॉजिटिव बोला है तब तब बिटकॉइन के प्राइजेस चढ़े हैं। जैसे ये वाला, बिटकॉइन इज माई सेफ वर्ल्ड, बिटकॉइन इज ऑलमोस्ट एज फिएट मनी। और ये वाला स्पाइक तब आया था जब एलोन मस्क ने हैशटैग बिटकॉइन को अपनी ट्विटर की प्रोफाइल में ऐड कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब जब एलोन मस्क ने बिटकॉइन के बारे में कुछ अच्छा कहा तब तब बिटकॉइन के प्राइजेस 17% तक चढ़ गए और जब कुछ नेगेटिव कहा तब 11% तक गिर गए। एस्टिमेट किया जाता है कि एलोन मस्क के इन ट्वीट्स की वजह से जनवरी 2021 में बिटकॉइन की मार्केट वैल्यू $111 बिलियन से बढ़ गई थी। और ये तो सिर्फ बिटकॉइन का बताया। अगर आप देखो तो एलोन मस्क को अच्छे से पता होता है कि कब किसे बढ़ाना है और किसे घटाना, और ऐसा ही कुछ उन्होंने शिबा इनू और डॉजकॉइन के साथ भी किया था। ये देखो, जब एलोन मस्क ने ये ट्वीट किया तब सडनली डॉजकॉइन का प्राइस और वॉल्यूम दोनों बढ़ गए। एलोन मस्क के इन ट्वीट्स को देखो जो उन्होंने डॉजकॉइन के लिए किए थे। डॉजकॉइन इज द पीपल्स क्रिप्टो, हु लेट द डॉज आउट, द डॉज फादर और ना जाने क्या क्या। एस्टिमेट किया जाता है कि एलोन मस्क ने अपने इन ट्वीट्स से डॉजकॉइन के प्राइस को 5 गुना तक बढ़ा दिया था। अब बताओ, जो व्यक्ति सिर्फ अपने ट्वीट से मार्केट को इस लेवल पे कंट्रोल कर सकता है, उसके लिए ये ट्विटर अकाउंट की वैल्यू कितनी होगी? अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे सुनो। आपको ये तो पता होगा कि बड़े बड़े CEO सैलरी नहीं लेते हैं, बल्कि उसके बदले कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं ताकि बाद में उन शेयर्स की वैल्यू बढ़े, उन पर वो लोन ले सकें और उन्हें टैक्स भी ना देना पड़े।
और ना जाने क्या क्या। तो एलॉन मस्क की टेस्ला के बोर्ड के साथ 2018 में एक मीटिंग हुई थी जिसमें उन्हें टेस्ला के सीईओ होने के नाते कुछ टारगेट्स दिए गए थे, जिसके मुताबिक अगर वो ये टारगेट्स को अगले 10 साल में अचीव कर लेते हैं तो इसके बदले उन्हें टेस्ला के कुछ शेयर्स मिलेंगे। और इन बहुत सारे टारगेट्स में से एक ये भी था कि अगर एलॉन मस्क टेस्ला कंपनी को अगले 10 साल में $650 बिलियन की वैल्यूएशन वाली कंपनी बना देते हैं तो इन्हें हर 50 बिलियन के इंक्रीज पर 1% टेस्ला के शेयर्स मिलेंगे। अब ध्यान से देखो, टेस्ला की वैल्यूएशन 2018 में थी $57 बिलियन और एलॉन मस्क के पास थे अराउंड 15 से 23 बिलियन क्योंकि ये पूरे साल फ्लक्चुएट हुआ है इसलिए। अब जैसे ही ये डील होती है एलॉन मस्क दुगनी तेजी से ट्वीट्स करने लगते हैं। ज़रा इस चार्ट को देखो, 2017 में जहां इनके ट्वीट्स 1162 थे, वहीं अगले साल ये बढ़कर 2288 सीधे डबल हो जाते हैं। और उसमें भी मई में इनके सबसे ज़्यादा ट्वीट थे 384। और जो वैल्यूएशन के टारगेट्स इनको अगले 10 साल में अचीव करने थे वो ये अगले 2 से 3 साल में ही अचीव कर लेते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने कंपनी को ग्रो करने के लिए कुछ किया ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ सबको पता है कि एलॉन मस्क सबसे हार्ड वर्किंग लोगों में से हैं और ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम करते रहते हैं। इन्होंने कंपनी को ग्रो करने के लिए मेहनत तो अलग ही लेवल पे की है, लेकिन इनको बहुत बार फाइन भी भरना पड़ा है। अगस्त 2018 को एलॉन मस्क ट्वीट करते हैं कि ये टेस्ला को प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं $420 पर शेयर के हिसाब से, और इनके इस ट्वीट के बाद टेस्ला के शेयर 6% से चढ़ जाते हैं। फिर जैसे इंडिया में सेबी काम करता है वैसे ही यूएस में सेक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन होता है। तो एलॉन मस्क के इस ट्वीट के बाद ये हरकत में आता है और एलॉन मस्क और टेस्ला दोनों के खिलाफ एक्शन लेता है, जिसमें पहले तो ये एलॉन मस्क और टेस्ला दोनों से $20 मिलियन का फाइन लेता है सिक्योरिटीज़ फ्रॉड के लिए। उसके बाद मस्क को अगले 3 सालों के लिए टेस्ला के चेयरमैन पोजीशन से हटना पड़ता है। और इतना ही नहीं, इसके बाद अगर टेस्ला और मस्क कुछ ट्वीट कर रहे हैं कंपनी को लेकर तो इस पर भी नज़र रखी जाती थी। और ये सब होने के बाद मस्क को कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में पता था कि आगे चल के उनका ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का हुआ था। हालांकि उनका अकाउंट वॉयलेंस के इश्यूज़ की वजह से बंद हुआ था, लेकिन चाहे वॉयलेंस हो या मैनिपुलेशन, गलत तो गलत है। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का प्रस्ताव रखा। हालांकि बीच में ये इस डील को करने से पीछे भी हट रहे थे, लेकिन बाद में जाकर 27 अक्टूबर 2022 को ये ट्विटर को खरीद लेते हैं। और इस डील के जस्ट बाद ही ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और कंपनी के 80% वर्कफोर्स को ये निकाल देते हैं। ये सब तो फिर भी ठीक था, लेकिन उसके बाद अब जो हो रहा है वो आप ही बताओ क्या है। जैसे ही एलॉन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर किया, सडनली ट्विटर पे जो हेट स्पीचेस के नंबर थे वो बढ़ने लगे। लोग फ्री स्पीच के नाम पर पता नहीं क्या क्या पोस्ट करने लगे। इतना भी कम था कि अब एलॉन मस्क ने अपनी पॉलिसी में एक अपडेट किया और एडल्ट कंटेंट को ट्विटर पर अलाउ कर दिया। मतलब अब कोई भी इसे अपलोड कर सकता है और आगे जैसा आप जानते हैं। लेकिन मस्क ने ऐसा किया क्यों? तो ज़रा इस चार्ट को देखो, ये है ट्विटर का रेवेन्यू और प्रॉफिट का चार्ट। इसमें ये नीली लाइन है रेवेन्यू की और लाल है प्रॉफिट की। और आप क्लियरली देख सकते हो पिछले 2-3 साल में ट्विटर का रेवेन्यू ऊपर है और प्रॉफिट नीचे। ट्विटर का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट से आता है 85%, जो कि 2023 में था $3.4 बिलियन। और ये साल दर साल गिर रहा है, जिसमें भी कंपनी लॉस मेकिंग है। और आज इस एडवर्टीजमेंट मॉडल में गूगल और मेटा डोमिनेट कर रहे हैं। और एलॉन मस्क को पता है कि एडवर्टीजमेंट में फ़िलहाल वो इनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं, तो इन्होंने लगाया दिमाग और फिर इन्हें याद आया एडल्ट मार्केट, जो कि $170 बिलियन की इंडस्ट्री है और 2030 तक 250 से $300 बिलियन तक हो जाएगी। और एक रिपोर्ट के मुताबिक एडल्ट कंटेंट का मंथली ट्रैफिक अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और टिकटॉक से भी ज़्यादा है, जहां यूज़र सब्सक्रिप्शन पे करने को भी रेडी है। अगर आप ओनली फैंस पर नज़र डालोगे तो उनके पास $500 मिलियन का प्रॉफिट है और 20% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जिसे देखकर एलॉन ने ट्विटर पर भी एडल्ट कंटेंट अलाउ कर दिया। मतलब अगर कोई बंदा जो इन वेबसाइट के जाल से बच बचा के आया है तो वो अब यहाँ फंस जाएगा। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कंटेंट कितना एडिक्टिव है या फिर इसके हमारे ब्रेन पर कितने बुरे इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। तो ये थी वो सारी चीज़ें जो अब तक ट्विटर में हुई हैं। और लास्ट में मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, कमेंट्स में #लास्ट करके कुछ भी पूछ सकते हो। थैंक यू।